110 साल पुरानी किताब हिंद स्वराज पर चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और पिछले 100 साल में इस किताब को पढ़ने न पढ़ने, इसको स्वीकार करने, इसको अस्वीकार करने के कई चरण हमने देखे हैं। और विज्ञानवाद की चरम की सदी, फिर उत्तर आधुनिकतावाद का यह समय, और कई सारे परिप्रेक्ष्य में, कई सारे परिदृश्य में यह किताब अपने अलग अलग अर्थ, अपनी अलग अलग अर्थ छवियों से चर्चा में रही है। आज हम और सत्यम दो लोग इस किताब पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस किताब के बहाने अपने समय के बारे में भी और उस समय के बारे में भी जब यह किताब लिखी जा रही थी, और कुछ व्यक्तिगत भी कि हम लोगों का एक कैसा जुड़ाव इस किताब से है। चूँकि हम लोग दोनों अहिंसा अध्ययन के पहले बैच के विद्यार्थी भी हैं और यह भारत में अपनी तरह का यह पहला पाठ्यक्रम था जब हिंदी विश्वविद्यालय में यह अहिंसा अध्ययन के नाम से यह पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो न सिर्फ बौद्धिक हलकों में बल्कि साधारण लोगों में भी इस बात को लेकर जिज्ञासा थी कि अहिंसा तो एक जीवन पद्धति है, एक मूल्य है, इसको पाठ्यक्रम में कैसे पढ़ा जाएगा, इसको लेकर के कई तरह की बहसें थी, संशय था। और हमें याद है कि जब हम लोग यहाँ आए थे, एक खास प्रक्रिया से होकर गुजरना था हम लोगों को इस पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए, तो यह एक किताब दी गई थी हमें उस समय, नहीं 5 रुपये मूल्य की यह किताब थी और सबको, सारे प्रत्याशियों को यह किताब वितरित की गई थी और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया। इसके पहले हम लोगों ने इस किताब का नाम जरूर सुना था, कभी देखा भी होगा, लेकिन इस नज़रिए से कि इस किताब की समीक्षा की जाएगी या इस किताब को इस तरीके से पढ़ा जाएगा। बहुत पतली सी किताब थी, सब लोगों ने बहुत जल्दी उसको ख़त्म किया, पढ़ा और अपनी अपनी राय उस पर एक दिन पहले मिली थी और दूसरे दिन उस पर राय देनी थी और एक ग्रुप डिस्कशन जैसा था उस किताब पर। तो तमाम लोगों ने उस पर अपनी बातचीत रखी, लेकिन वहीं लगभग यह स्पष्ट भी हो गया था कि इस किताब को पढ़ने का जो वह समय है, यह जिस आधुनिकता बोध के साथ हम लोगों की पढ़ाई लिखाई हुई थी, तो यह किताब खटक तो रही थी। और ज़्यादातर मतलब नामांकन लेना है इस पाठ्यक्रम में, इसलिए इस किताब की अच्छाइयों के बारे में तो बात करनी ही है। यह तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा, करीब 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना का भी एक स्वर था कि क्या किताब है ये, मतलब। लेकिन बाद में जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया अपने पाठ्यक्रम के दौरान और कई तरह के उसमें क्लासेस में इसके लगातार रेफरेंसेस आते गए और इस पर हम लोगों को काम भी करना था, एक सेमिनार टर्म पेपर भी देना था, तो इसकी राइटिंग्स और इससे जुड़ी कई तरह की राइटिंग्स से हम लोग जब गुजरने लगे, उसमें एंथनी जे परेल की किताब की बड़ी चर्चा थी और शायद अपूर्वानंद ने उस पर लिखा भी था, पुस्तक वार्ता में सर ने उस समय एक सीरीज लिखते थे वो उसकी हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग्स नाम से परेल की वो किताब थी। और फिर आचार्य सर की किताब थी वो सभ्यता का विकल्प, सभ्यता का विकल्प, और उस किताब ने काफ़ी कुछ हम लोगों को इस किताब के बारे में समझाया, सिखाया। आचार्य सर की अपनी दूसरी भी राइटिंग्स इसी तरह की थी, सत्याग्रह की संस्कृति और सभ्यता से संबंधित अन्य कुछ बातचीत, और उसमें अक्सर गांधी जी बहुत प्रभावशाली तरीके से उपस्थित होते थे उनकी बातचीत में। तो धीरे धीरे यह किताब हम लोगों की बहुत ऐसी रोजमर्रा की किताब बन गई कि जब उसको मौका लगे उसके कुछ पन्ने उठा के पढ़ना और उसके बारे में कुछ चर्चा करना और उसको इस तरह से देखना। और धीरे धीरे जब समय और कठिन होता गया और डिस्कोर्स और ज़्यादा बढ़ने लग गया दूसरे तरीकों में, तो यह किताब और ज़्यादा रेलिवेंट तरीके से चर्चा में आने शुरू हुई और इस किताब की जो समझ है थोड़ी और साफ होनी शुरू हुई। तो हम लोग शुरू करते हैं इस पर और कैसे देखें इस किताब को अभी,
और जब हम अभी कह रहे हैं तो बिल्कुल अभी कैसे देखें इस किताब को, जैसे कोरोना का यह संकट काल है और जाहिर सी बात है कि यह सभ्यता का ही संकट है। जिस तरह से विश्वव्यापी यह महामारी फैली है और सब कुछ बंद है, जिसकी एक आशंका शायद गांधी जी ने कहा था या शुभेच्छा के तौर पर कहा था कि इसका कुदरती नाश हो इन मशीनों का और रेलगाड़ियों का, तो लगभग वह एक खास स्थिति तो दिख ही रही है कि पिछले 1-1.5 महीने से उसका कुदरती नाश नहीं तो कम से कम कुदरती तौर पर बंद तो है ही। तो एक ऐसे स्थगन की स्थिति में एक धीमी विकास की बात करने वाली किताब या एक सुस्त होने का सौंदर्य रचने वाली किताब के बारे में हम लोग इसको कैसे देखें इस किताब को। और इस समय में, खासकर यह समय तो है ही, लेकिन जो एक व्यापक परिदृश्य में जो हमारा समय है उसमें यह किताब क्या सिखाती है, क्या बताने की कोशिश करती है, इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल देखें, मुझे लग रहा है कि गांधी पर बहुत सारे लोगों ने मतलब और तरह से, जैसे एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस पे बहुत तरह की आलोचनाएं आई गांधी के अदर राइटिंग्स पे, लेकिन यह किताब जो है वो एकदम अक्षुण्ण रहती है। और जितने लोगों ने इसके थ्योरेटिकल अर्थ ही निकाले, इसको समझने का कोशिश किया, अभी हाल फिलहाल में जिसकी अभी आप बोल रहे थे, सुधीर चंद्रा ने भी कुछ बोला, और ये जो CSDS वाले थे, सुस्त कदमी का सौंदर्य शास्त्र, प्रदीप सुरहत ने लिखा, तो बल्कि उसने तो एक और सीधे गुजराती से मूल अनुवाद किया, तो उसका भी काफी नाम है। बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग तरह से समझा, लेकिन सबके समझने में एक बात लग रही है कि कहीं कुछ मतलब छुपा हुआ तो है, पूरी बात समझ में नहीं आई। वो मुझे लगता है कि ये समय ही है जिसमें ये किताब पूरी तरह से समझ में आ गई है। इसी समय में ये किताब समझ में आने वाली है। तो ये अब किस भाषा में समझ में आएगी जो किताब कह रही है वो बात, क्योंकि ठीक चरण उस किताब के वही है। हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड वाइड जिस तरह से इकोनॉमी कोलैप्स किया, इससे पहले कई प्रयास किए गए। 10 साल पहले आप देख लीजिए कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट में एक ऐसी स्थिति बन रही थी कि कंट्रोल शिफ्ट, सिस्टम इज करप्टेड, और उसका बैनर एक पोस्टर था, सिस्टम इज करप्टेड, अर्थ शिफ्ट, और उसको मतलब न्यू चेंज करने का जो एक शॉर्ट की होता है उस तरह का। लेकिन ये जो समय है डिजास्टर ऑफ कैपिटलिज्म, ऐसे ये इस समय में हिंद स्वराज का याद आना एकदम स्वाभाविक है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा भी, 10 दिन तक वो चलता रहा, यूट्यूब पे 10-12 एपिसोड चला है। तो अब इसको लेकर के हम लोग को, मुझे लगता है कि इसको फिर से समझा जाना चाहिए, और ये समय इस किताब को पूरी तरह से, मतलब ये समय खुद इसकी व्याख्या कर देगा। जबकि समय घड़ी के रास्ते तो चल रहा है, लेकिन समय तो रुका ही हुआ है। तो एक सवाल जो मेरे जहन में हमेशा उठ रहा है कि एक तो अंग्रेजी अनुवाद वाली बात मैं कर रहा हूँ, इंडियन होम रूल, ये अनुवाद मुझे बहुत ही सटीक नहीं लग रहा है, और इससे कई तरह की ध्वनियां निकलती है कि इंडियन, वो हिंद स्वराज जो दरअसल गांधी जी कह रहे थे वो ठीक नहीं। अगर आपको हिंद स्वराज पढ़ते वक्त लगेगा कि ये कुछ और बात है, वह स्वराज, हिंद स्वराज कैसे है, उसको पढ़ते हुए जो बोध होता है वो इंडियन रूल, होम रूल में नहीं आ पाता है। अगर आप सिर्फ शब्दों को देखेंगे तो लगेगा कि ठीक ही अनुवाद है, ऐसा भी लगता है, लेकिन वो अर्थों को नहीं खोल पाता है। इस पे क्या कहेंगे? सही, बल्कि होम रूल कहने से तो इतिहास का एक बहुत संक्षिप्त सा समय हमारे दिमाग में आता है। वह गांधी जी के आने से ठीक पहले इतिहास में होम रूल आंदोलन जैसी स्थितियां चल रही थी, और 2 अलग अलग तरीकों से चल रही थी। मतलब बाल गंगाधर तिलक का एक अलग होम रूल आंदोलन चल रहा था, एनी बेसेंट का एक अलग होम रूल की समझ थी,
और होम रूल से जो आशय बनता था इतिहास में, वो आयरलैंड में जिस तरीके की कोशिशें हुई थी और उन्होंने जिस तरह से अपने लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी, तो राजनीतिक पदावली में तो होम रूल वही अर्थ देता है। हाँ। इतिहास में उसका जिक्र है। लेकिन यह किताब हिंद स्वराज कहने से जो एक तात्पर्य इसका बोध निकलता है, और एक बड़े सांकेतिक, न सिर्फ संघर्ष की बात तो नहीं कर रहे सांकेतिक, लेकिन सभ्यता को, जो तथाकथित सभ्यता है उसको निगेट करके, निषेध करके एक वैकल्पिक सभ्यता की बात करने वाली जो एक किताब है, तो होम रूल शब्द से तो वह नहीं निकलता। होम रूल तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल शब्दावली जैसा शब्द है। वैसे इसको इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी नहीं कह सकते कि इंडियन इंडिपेंडेंस या प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा भी इसको नहीं कह सकते। यह बिल्कुल उन्हीं अर्थों में स्वराज है जिसमें कहा गया है कि यह, जिसके बाद में गांधी जी कहते हैं कि अपने मन का राज स्वराज है। और सभ्यता के जाल में फंसे एक मनुष्य को अपनी ही कोशिश करनी होगी, व्यक्तिगत तौर पर ही यह स्वराज पाना होगा, कोई किसी को दे नहीं देगा। जबकि होम रूल वगैरह तो दे देगा। होम रूल से तो यही आता, हम होम रूल के लिए लड़ेंगे और अंग्रेज हमको दे देंगे। तो उससे तो यह वाकई प्रॉब्लमेटिक बात है इस अंग्रेजी अनुवाद में। लेकिन चूंकि यह भी लोग मानते हैं, गांधी जी बड़े स्ट्रेटेजिस्ट भी थे, रणनीतिकार थे, तो हो सकता है उन्होंने जानबूझ करके कि यह एक होम रूल संबंधी किताब है, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने गुजराती अनुवाद को जब्त किया ही था, अंग्रेजी अनुवाद भी जब्त हुआ, लेकिन शायद वो अंग्रेजों को कन्विंस करने के लिए कि मैं बहुत अलग बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह जो हम लोगों की आपसी बातचीत है, इसी बातचीत को मैं इसमें रख रहा हूँ इस किताब में, शायद इसलिए उन्होंने, हो सकता है, इंडियन होम रूल किया हो अनुवाद, क्योंकि अनुवाद तो उन्होंने खुद ही किया। नहीं, ये अंग्रेजों के पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उनका जो स्वराज है उससे अंग्रेजों को कोई दिक्कत होने वाली थी नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट से मांगेंगे नहीं और गवर्नमेंट देने नहीं जा रही थी। तो ये एक बात, क्योंकि वो स्वराज तो खुद ही आ जाएगा आपके स्वयं के संयम नियंत्रण से, वह स्वराज आपके पास आएगा और फिर सबके पास आएगा। तो इस स्वराज से अंग्रेजों को कोई मुश्किल आने वाली थी नहीं, क्योंकि यह होना नहीं था उनकी अवधारणा में। लेकिन यह किताब जितना स्वराज मांगती नहीं, वह अंग्रेजों का यहाँ होना एक बड़े उच्चता बोध के साथ होना था ना। उनका जब यहाँ भारत में होना था, वह एक उपनिवेश बसा करके अपनी पूरी श्रेष्ठता के साथ, अपने पूरे दम्भ के साथ यहाँ उपस्थित थे। लेकिन यह किताब पन्ने दर पन्ने उसकी श्रेष्ठता को तो खत्म करके रख देती है। उसकी अब तक की सारी हासिल उपलब्धियों को यह शून्य बताती है यह किताब, और कहती है कि आप, वह लोग हमसे ज्यादा परेशानी थी, भारत के 10-15 लोग उस सभ्यता के जाल में फंसे हैं जो मध्य वर्ग है, लेकिन वहां की तो लगभग पूरी सभ्यता कंगाल हो गई है। यह जो जाति, जो साम्राज्यवाद इतने लंबे समय से सिर्फ इसी दम्भ में डूबा हुआ हो कि वो श्रेष्ठ है, और इस बात को मानने लग गए हो, अंदर तक, अस्थि मज्जा तक मानने लग गए हो, और कोई किताब इतनी प्रभावशाली तरीके से उसको खत्म कर दे रही हो और उसको इस तरीके से बेकार सभ्यता बता रही हो, तो किताब तो इसीलिए बैन की गई थी, इसलिए थोड़ी कि इसमें कुछ ऐसी कुछ बातें रही होंगी। किताब को अंग्रेज सरकार ने खतरनाक माना था, और जबकि गांधी जी और अभी कई पढ़ने वाले लोग कहते हैं इस किताब को में बैन करने लायक क्या था, लेकिन यदि उसको उस नजरिए से पढ़े तो बैन करने लायक किताब तो थी ही, बहुत खतरनाक किताब मानी जानी चाहिए थी किताब। लेकिन एक मैं पूछना चाहता हूँ इसमें कि दरअसल इसको कभी किताब की तरह देखा गया क्या, या जैसे हम किताब से जो अपेक्षा रखते हैं, जैसे नेहरू जी की यदि हम करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक मुकम्मल किताब है, उन्होंने लिखा, इस किताब को किताब के रूप में छपा, पब्लिशर ने छापा और दुनिया भर में उसके पाठक बने। गांधी जी के साथ जब भी इस किताब का जिक्र होता है तो उनकी सारी राइटिंग्स के साथ साथ उस पूरी राइटिंग्स में समाहित हो जाता है। नहीं लगता कि एक स्वतंत्र किताब किस तरीके से आती है, किताब तो नहीं, लेकिन वही घोषणा पत्र की तरह जरूर इसको लिया जा सकता है, कि जैसे मार्क्स के भी राइटिंग में आप देखेंगे कि वो घोषणा पत्र अलग है और उन लोगों के सारे राइटिंग्स अलग हैं। तो हिंद स्वराज भी एक घोषणा पत्र की तरह भी दर्ज किया जाता रहा है।
इवन कि आखिरी बार जब नेहरू बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने कभी हिंद स्वराज को माना हो, तो वो भी यही कह रहे हैं शायद कि इसको मतलब घोषणा पत्र की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, एजेंडा सेटिंग, वो तो वही मान रहे हैं, सारे लोग यही मानते हैं। लेकिन घोषणा पत्र तो मान लो एक प्रोजेक्ट के तहत लिखी गई चीज थी, या तो यह इनके अब निजी प्रयास था, तो इस किताब को लिखने में किसी और का योगदान तो नहीं था, यह सिर्फ गांधी जी। लेकिन इसको बाद में भी इसी तरीके से, जैसे एक किताब की नियति से अलग इसकी नियति तय हुई, गांधी जी के पूरे राइटिंग्स के साथ इसकी नियति बढ़ी। मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों ने जो हिंद स्वराज के रेफरेंसेस भी लिए हैं वह कलेक्टेड वर्क से ही लिए हैं। उसमें अलग से हिंद स्वराज का कोई पब्लिकेशन, नवजीवन प्रकाशन या इस तरह के किसी प्रकाशन का रेफरेंस लेने के बजाय कलेक्टेड वर्क के वॉल्यूम से ही उसको रेफर किया गया है। तो एक स्वतंत्र किताब के तौर पर इसको देखने की मतलब लोगों को शायद यह लगा नहीं कि इसको गांधी जी की राइटिंग्स की बजाय किसी किताब के तौर पर इसको देखा जाए। यह थोड़ा मतलब वो मुझे लगता है कि उसके करीब ज्यादा आपकी वो किताब ज्यादा चल जाती है, मेरे सपनों का भारत। हाँ, जो कि उनकी किताब नहीं है। उससे वो बोध आ जाता है ना कि गांधी जी के सपनों का भारत ये है। जबकि होना था इसको हिंद स्वराज, दरअसल उनका जो पूरा लक्ष्य है वो तो हिंद स्वराज है। और उसमें भी जैसे विनोबा ने भी ये कहा कि गांधी जी रहे न रहे, उनका वो पूरा वाद रहे न रहे, एक किताब जरूर बची रहेगी। तो आश्चर्य की तरह उन्होंने नाम लिया मंगल प्रभात का कि मंगल प्रभात किताब जो है वह गांधी जी के विचारों की किताब मानी जाएगी और वो बची रहेगी। हिंद स्वराज को इस तरीके से कि वह एक स्वतंत्र किताब है, जबकि है वो पूरी किताब है, और किताब के तौर पर जो किताब की वास्तविकताएं होती है, किताब की जो चिंताएं होती हैं, उस तरीके से उसमें वो दर्ज है, वो सारी बातें। खासकर यदि हम इसको ऐसे देखें कि 1909 में यह किताब लिखी गई है, आज तो 1909 का समय, और वह समय लगभग 100-150 साल ही हुए होंगे जब विज्ञान और तकनीक का ऐसा घनिष्ठ संबंध देखने में आया था। विज्ञान और तकनीक दो अलग अलग चीजें स्वतंत्र रूप से विकसित हो रही थी, लेकिन विज्ञानवाद अनिवार्यतः तकनीकवाद हो जाएगा और उस विज्ञान की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी जिससे कोई टेक्नोलॉजी नहीं निकलती हो। और वह जिस तरीके से, जिसको गांधी जी बार बार मशीनी सभ्यता कहते हैं, शैतानी सभ्यता कहते हैं, वह जिस तरीके से अनिवार्यतया ले रही थी, एक अपने असर में लग रहा था कि जैसे यह नियति ही है सभ्यता की और ऐसा ही इसको होना है। उस समय यह किताब लगभग एक हस्तक्षेप करती हुई किताब है। और यदि आज हमको लगता है कि 2020 में, 21वीं सदी में, कि यदि उस समय इस किताब को एक चेतावनी की तरह ले करके खासकर तीसरी दुनिया के देशों में यदि इस मॉडल को बरता जाता, तो क्या आज स्थिति कुछ दूसरी नहीं हो सकती? क्या इस किताब को बरतने की संभावना थी या केवल इस किताब में पढ़ने जैसी ही संभावना? बल्कि यही चीज जो यूरोप में उस समय में घटित हो रहा था, उसकी तरफ मैं ध्यान दिया कि कुछ नए दर्शन का उदय हो रहा था और उस पद्धति में लोग जा भी रहे थे और उसका खूब सेरेमनी है, लोगों ने खूब जश्न मनाया है उस विचार का, उस नए दर्शन का। बाद में तो और भी ज्यादा आगे चल करके ये चीज, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में आप देखेंगे अस्तित्ववाद के दर्शन का, 1910 के बाद से ही इधर जो पूरे यूरोप और रूस में जिस तरह से विचारधारा, नए विचारधारा था, तो एक बात ये चल रही थी कि विज्ञान जो है अत्यधिक मेटेरियलिस्टिक, जो गांधी जी लगता है कि हिंद स्वराज में उसको जवाब भी दे रहे हैं कि यह जो आप अपने शरीर को सिर्फ फिजिकल मटेरियल मान लेते हैं और भोग करने की बात कर रहे हैं, ये बाद में जोड़ते हैं कि सोल और शरीर, मतलब आत्मा और शरीर के बराबर संतुलन की बात हमको लगता है कि सबसे पहले यही कर रहे थे। और हो सकता है कि मार्क्सवाद के प्रभाव में ये बड़ा ओछा लगे उस समय में कि ये आदमी आत्मा की बात कर रहा है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो हो सकता है ये मजाकिया भी, मजाक उड़ाया गया हो उस समय में। लेकिन ये बात तो है, लेकिन पहली बार ये
आदमी इस तरह से बोल रहा था कि उपभोग वाली बात को उस समय में कर, ये आश्चर्यजनक रूप से सत्य है कि जब आधुनिकता की शुरुआत हो रही है, नए नए राष्ट्र राज्य बनने की शुरुआत हो रही है, पूरा एकदम पूरी दुनिया में इस तरह से चल रहा था, तब के समय में ये उपभोग पर बात कर रहा है। जब भूख और गरीबी से भारत को लड़ना भी पड़ेगा आगे चल के, जब स्वतंत्र हो जाएगा, तब के समय में ये सिर्फ और सिर्फ उपभोग पर एकदम इतना ज्यादा जोर दे रहा है कि संयमित रहो। वो जो पंक्ति है इसकी कि पृथ्वी तो हर एक आदमी की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन एक आदमी के लालच को पूरी नहीं कर सकती। तो ये तो मुझे लगता है कि ये चीज पहली बार गांधी ही दार्शनिक रूप से जीवन शैली समझा रहे थे, और पूरे यूरोप में जीवन शैली पर कोई दार्शनिक इस तरह से बात नहीं कर रहा था। वो इसी टाइप के कई दर्शन आ रहे थे अस्तित्व को लेकर के, और उस अस्तित्व में सिर्फ मैटेरियलिस्टिक विचार ज्यादा ये था। तो ये मॉडरेट टाइप से ये तो थे पहली बार। और यह भी देखिए, जैसे सभ्यता का विकास जैसे हो रहा था, तो 1000 साल पहले जो सभ्यता जिस गति से विकसित हो रही थी, और फिर 500 साल पहले जिस तरीके से विकसित हुई, दोनों में बहुत फर्क तो है। उसके गति में, उसके विकास करने के तरीके में सभ्यता एक ही तरीके से तो विकसित हुई नहीं। खासकर जिसको हम लोग वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं, यह तो बहुत हाल की घटना है। और 1900 मतलब 20वीं सदी के पहले दशक में, जब उस वैज्ञानिक क्रांति की विफलता या उससे उत्पन्न हो रहे समाज में जो एक अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, उस पर वो किताब बातचीत कर रही थी। तो मैं केवल यह जानना चाह रहा था कि इस किताब को हमेशा इस तरीके से देखा गया कि यह इतिहास के विरुद्ध जैसी कोई किताब है, इतिहास की गति कुछ और बात करती है, और यह किताब आधुनिकता के विरुद्ध, जो सिंपल भाषा में, हाँ, यह पीछे लौटने की बात है, जबकि मनुष्यता या कोई भी समाज आगे ही जाएगा। तो इस किताब को तो बिल्कुल पढ़ करके अच्छा लग सकता है, लेकिन इस किताब की चीजों को कभी समाज में उतारा नहीं जा सकता। यह इस किताब के साथ शुरू से ही एक कॉम्प्लेक्स बना रहा। लेकिन आज 100 साल बाद यदि हम लोग इस किताब को देखें, तो नहीं लगता कि यदि एक मजबूत विल के साथ कोशिश की जाती, तो शायद इस तरह की सभ्यताओं में, खासकर भारत और उसके आसपास के जो लोग उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हो रहे थे, वह किसी और तरीके से इतिहास की धारा को मोड़ सकते थे इस किताब के मार्फत से। मुझे तो नहीं लगता है कि उस समय में अलग तरह के ऐतिहासिक दबाव थे। एक तो सबसे बड़ा ये लगता है कि जो एक कॉलोनियलिज्म का जो असर था, और उसका जो मतलब असर क्या प्रभाव जो था, उसके शिकंजे का जो प्रभाव था, और उससे जो ड्रेनेज हो रहा था, इतना ज्यादा आर्थिक ड्रेनेज दूसरी जगह पे जा रहा था, इस सब से जो एक परिस्थिति बन के एक राष्ट्र राज्य बनने की परिस्थिति, यानी स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो ऐसा लग रहा था कि अब सब जगह एक नया राष्ट्र राज्य बन जाएगा, बनने के बाद जो एक कुचक्र शुरू होता है कि ये बात बहुत अजीब लगती, बल्कि नेहरू का गुस्सा जायज भी है कि अगर उस समय में कोई भी प्राइम मिनिस्टर, अगर एक नए देश का प्राइम मिनिस्टर है, और जैसे कि लेपियर कॉलिंस उस समय में उस किताब में लिखते हैं कि लगभग इस जनसंख्या के आधी जनसंख्या या उतने बराबर मवेशी सड़कों पे भूखे घूम रहे थे, तो वह जो उतनी भूखी जनता थी, पाकिस्तान अलग हो गया था, सारा हमारा गेहूं उत्पादन आधा हो गया था, तो उस पर जो तात्कालिक जो दबाव था, वो मुझे नहीं लगता है कि किसी एक, चूंकि हम तुरंत सत्ता हस्तांतरण कर रहे थे और इसके लिए कोई पूर्व तैयारी तो हमने की नहीं थी, हमारी सारी ऊर्जा तो स्वतंत्रता प्राप्त करने में चली गई थी। तो इस पूरे बहुत बड़े एक शासन तंत्र में, इतने लंबे शासन तंत्र में जो एक मतलब जो खाई बनती, एक जो खालीपन बनता, उसको कैसे पाट पाते, ये तो बहुत मुश्किल सवाल था। किसी भी कोई भी आता सरकार में, चाहे पाकिस्तान ना भी अलग होता तो भी यह एक बड़ा मुद्दा तो था ही कि गांधी के हिंद स्वराज पे सोचने का तो वो वक्त नहीं था। और हम जैसा पहले ही कहे कि मुझे लगता है कि ये ही समय है, आज ही का समय है जब ये किताब अपने आप बोल रही है।
नहीं तो क्या इसको हम लोग ऐसे देखें, जिस खासकर एम्बिग्विटी, दुचित्तेपन की बात हम भारतीय संदर्भ में करते हैं, तो इस किताब के साथ भी इसको ऐसे जोड़ के देखें कि हमारा चित्त तो इस किताब को मानता तो है लेकिन स्वीकार नहीं करता। यह मानता है कि हिंद स्वराज में लिखी बातें तो ठीक है, लेकिन हमें करना तो वही है जो हिंद स्वराज के खिलाफ जाना है। हमें बड़ी मशीनें बनानी है, हमें बड़े पुल बनाने थे, हमें नए डैम बनाने थे, और यही भारत के मंदिर मस्जिद होने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक तो रही गई शायद उस आज़ाद मानसिकता में। एक किताब थी हमारे पास जो बिल्कुल नए तरह की सभ्यता की बात करती थी, और आज जैसा तुम कह रहे हो कि किताब बोल रही है, बहुत लाउड बोल रही है, तो यह एक अपराध बोध होगा क्या इस किताब को नजरअंदाज करने का? नहीं, एक चीज मुझे मतलब इस किताब के साथ ही प्रॉब्लम, मतलब शुरू में ही आप जब देखेंगे कि वही अनुवाद, होम रूल, इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज, तो इस अवधारणा के पीछे एक तो बहुत सच्ची बात, ये बात आप सब, हम सब, कोई भी किताब पढ़ेगा इस बात को रियलाइज करेगा। तो लेकिन इसमें जो एक दुविधा है, जो विरोधाभास नजर आता है, वो हिंदी और अंग्रेजी के बीच में ही पड़ा हुआ है। वो ये है कि आप देखेंगे कि स्वराज तो स्वराज है, फिर हिंद स्वराज, तो इसमें एक आधुनिक राष्ट्र की बात जब हिंद स्वराज में वो कहते हैं, तो वो इसका घालमेल करते हैं, बड़े चालाकी से करते हैं। शुरू में कहते हैं कि वह तो तभी से फॉर्म हो गया जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल शब्द से ही यह आ गया, राष्ट्रवाद। हाँ, तो ये अंग्रेजी अवधारणा जो है, यूरोपियन राष्ट्र की अवधारणा पर वो बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि उतना ही हिस्सा हिंदुस्तान का मतलब गुलामी में है जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त है, ठीक। लेकिन यह जो यूरोपियन राष्ट्र है, एक समय वो कह रहे हैं कि वही राष्ट्र है, ये तो बन चुका है। दूसरी तरफ कहते हैं कि वो गुलाम है, तो वो राष्ट्र नहीं है। तो अब आप देखिएगा कि जो भी लोग हैं भारत के, तो हम एक अंतिम वाक्य में अगर इसको समझें कि आखिर जिस समय में गांधी की हत्या इसी देश में हुई, तो मुझे अगर उसको थोड़ा प्रतीकात्मक बनाया जाए, तो जिस आदमी को वो समझा रहे हैं गांधी जी, असल में उन पाठकों ने ही तो हत्या की। इसके संपादक की हत्या तो जिस संपादक और पाठक के बीच बातचीत है, वो समझा रहे हैं। अब वो किनको समझा रहे हैं यह भी किताब में जाहिर है, और वही पाठक जिसका प्रतीक है, वो जिसका रिप्रेजेंटेटिव है, आखिर उसी विचार के द्वारा उसकी हत्या भी होती है। तो ये जो स्वराज है, इसमें वो किसी मतलब एक भाव का इसमें राष्ट्र नहीं है, इसमें कहीं न कहीं जमीन की बात है। जो भारतीय मानसिकता में जो भारतीय शास्त्रों में जो राष्ट्र की बात होती है, वह राष्ट्र राजा का होता है, राजा का किला होता है, राजा की राजधानी होती है। उसकी कविता में बोले ना कि राजा का सब, गंगा भी होती है, राष्ट्र भी होता है, और हर चीज, गाय भी होती है, बकरी भी होती है, सब होता है। तो मुझे लगता है कि यह राष्ट्र जो है, उसमें जमीन का मसला है, यह भाव आता है। बार बार पाठक बोलता है कि तो फिर हमारे यहाँ से चले जाएं वो, जब स्वराज आ ही जाएगा तो हमारे यहाँ और तुम्हारे यहाँ क्या बात होती है? आजादी तो आजादी होती है। नहीं, वह तो देखो, वह तो एक सूत्र के रूप में पूरी किताब में मौजूद है। गांधी जी एक राष्ट्र शब्द का जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें वह उसी भौगोलिक एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें वह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, जिसको हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक आमतौर पर कहते हैं, और वह कहते हैं कि उसमें एक सांस्कृतिक चेतना है जो कि उसको एक राष्ट्र बनाती है, ठीक है, और बहुसंस्कृतिवाद उसकी पहचान है। उसमें कई तरह के धर्मों के लोग हैं, कई तरह के विचार के मानने वाले लोग हैं, और वही बताते हैं कि यही राष्ट्र की खूबसूरती भी होती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्र का मतलब एक धर्म नहीं होता है, वह बहुधर्मी और बहुसंस्कृतिवाद होता है। ऐसा 1900 में गांधी जी कहते थे। दूसरी तरफ वो नेशन शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं, वह भी बहुत सचेत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जब आखिरी अध्याय में पाठक पूछता है
कि कौन कि सा हाँ आप कौन सा? और आप राष्ट्र से क्या कहेंगे। तो गांधी जी पलट के पूछते हैं कि कौन सा राष्ट्र। तो वो स्पष्ट करता है वही राष्ट्र जो यूरोपीय सभ्यता के हिसाब से जो उच्च पश्चिमी शिक्षा में है, उससे आप क्या कहेंगे। तो यह कौन सा राष्ट्र पूछने की जो गांधी जी पलट करके है, वह बिल्कुल स्पष्ट करते हुए चल रहा है। वह ज्यादातर बात तो उस 80% जनसंख्या को अपने इस विमर्श के दायरे से बाहर रख रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको समझाने की जरूरत भी नहीं है, उनकी अपनी व्यवस्थाओं पर हमको यकीन करने की जरूरत है। उनकी जो अपनी प्रज्ञा है, अपनी सोच जो है, जो इतने लंबे समय तक एक राष्ट्र के रूप में वो रहते आए, उनको आप छेड़िए मत, उनको उनके हाल पर रहने दीजिए। आप चूंकि अंग्रेजी साम्राज्य शिक्षा लिए हुए हैं, आप उसके गुलाम अपने आप को मानते हैं, इसलिए यह यदि मान लेते हैं कि आपके कारण आपके भाई बंधु होने के नाते वह भी गुलाम है, इतनी तक की ही छूट देते हैं। बाकी वो कह रहे हैं कि आजाद तो आपको होना है, यह लड़ाई आपको लड़नी है, तो लड़ाई के ये तरीके हैं। तो हमको लगता है कि यह जो, या तो यह हम लोग कहें कि अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी भारत की आजादी की लड़ाई का वह स्वरूप निर्मित नहीं कर पाए थे अपने दिमाग में कि इतना विराट स्वरूप होगा इसकी लड़ाई का, क्योंकि अफ्रीका की जो उनकी लड़ाई थी वह एक निश्चित जो समूह था, ग्रुप था, उसकी लड़ाई थी, कुछ अधिकारों की लड़ाई थी, और एक उसका हित समूह था, उस समूह को बाहर करके वो लड़ रहे थे। भारत जैसे बड़े देश में जहाँ सबके हित आपस में टकराते हो, अलग अलग हित समूहों की बात हो उसमें, और उन सबको एक सामंजस्य बिठाते हुए जब वो एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तरफ बढ़ेंगे, उनको तो लग रहा था कि मध्य वर्ग को किसी तरह से, जैसा अब तक कांग्रेस कर रही थी, तो गांधी जी को भी दिमाग में यही होगा कि यदि कांग्रेस के साथ काम करने का मौका मिला तो कुछ जनता के कुछ तत्वों को जोड़ करके, और जिस तरह से रास्ता बढ़ रहा है उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम लोग भी, और अंग्रेजों से बार्गेन करने की प्रक्रिया में पहुंचेंगे। लेकिन यह जो देखते देखते, मतलब जैसे वह अजीबोगरीब सवाल के साथ उनका तो राजनीति में प्रवेश हुआ भारत में, नील की समस्या को लेकर के, जबकि कांग्रेस उस पर एक प्रस्ताव भी पास कर सकने की स्थिति में नहीं थी, उसको निगलेक्ट मान रही थी, वो कोई समस्या थी नहीं कांग्रेस के लिए अब तक की पूरी राजनीति में। गांधी जी का अपना सबसे बड़ा, मतलब अभी पिछले साल 2 साल पहले उसकी शताब्दी वर्ष मनाई गई, और माना गया कि यह दुनिया की बहुत बड़ी एक आंदोलनों में से एक आंदोलन इसका महत्व माना गया। उसके बाद अहमदाबाद का मिल मालिक वाला मामला, या फिर खेड़ा सत्याग्रह, और तमाम असहयोग आंदोलन में जितनी बड़ी एक भूमिका लोगों की बड़ी, खिलाफत जैसे मुद्दे। तो क्या ऐसा लगता है कि मतलब इस किताब में सैद्धांतिक स्तर पर तो उनकी कुछ चीजें दिखती हैं, लेकिन भविष्य की राजनीति क्या होगी भारत की, किस तरीके का वह जो जिस 80% को वो लगातार अपनी उम्र से दायरे से बाहर रखने की बात कर रहे हैं, वह 80% इतना ज्यादा शामिल हो जाएगा कि यह 15% जिसको वो संबोधित कर रहे थे वो खत्म हो गया उस लड़ाई में। गांधी युग जिसको हम लोग कहते हैं, वह इस तरह का मध्य वर्ग तो रहा, लेकिन ज्यादा बड़ी संख्या में वो आए जिसको कि वो कह रहे थे कि उनको छोड़िए, वो तो बहुत सही है, वही लोग सबसे ज्यादा अपनी ताकतों के साथ और अपनी समस्याओं के साथ आए आजादी की लड़ाई में। तो यह एक दिखता है कि यह कंट्राडिक्शन था। ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है एकदम, वो तो उसी समय से ही, क्योंकि गांधी जी का मतलब जो किताब के साथ या फिर जो उसका रिप्रेजेंटेशन जो सबाल्टर्न वाले लोग कहते रहे गांधी का, मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल रिसेप्शन अलग था, और उनका दार्शनिक जो स्तर था, जो दार्शनिक विचार थे, उससे वो रिसेप्शन जनता में नहीं था। शायद यही बात सबाल्टर्न वाले भी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि हम लोग जैसे गांधी को पढ़ते हैं, तो गांधी को पढ़ने के बाद तो समझ में हमारे सामने में एक ये बात है कि हिंद स्वराज है, ऐसे गांव का गणतंत्र होगा यह देश, इस तरह के स्वप्न हैं, अच्छे ख्याल हैं। लेकिन बाद में हम फिर वहीं पे लौटेंगे, जो सारे लोग जो होम इंडियन, आप देखिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो सारे लोग बाद में कई बार सत्ता संग्राम में पॉलिटिशियन ने कहा कि वो हिंदू का नेता है, वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों का नेता है, इस चक्की में पिस जा रहे हैं। दूसरी बात, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सवाल उठता है कि हिंद स्वराज आपके दिमाग में इस तरह से बैठता है, इस पूरे मतलब कॉन्टिनेंट में कहिए कि इस तरह से बैठता है कि वहां पर वो बोल रहे हैं कि ये तो वेस्टर्न स्टाइल का स्टेट है। हम लोग सुनने आए थे शहनाई, यहाँ पे बैंड बाजा सुनाया जा रहा है।
जब वो पेश करने लगे। तो ये एक इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका रिसेप्शन ये जा रहा था टोटल, जो सबाल्टर्न वाले कह रहे हैं कि यह एक महात्मा है, यह एक जादूगर है, ये इस तरह से जो वहम फैला इस महात्मा वाले रूप में, वो रिसेप्शन ज्यादा है इस पूरे बड़े तंत्र में। और वही लोग आप देखें कि जिनकी ये पैरोकारी कर रहे हैं, वही आजादी के बाद इतनी बड़ी मात्रा में मिडिल क्लास का साइज इतना बड़ा लेकर के सबसे मतलब नेशन स्टेट के सिस्टम को इतना मजबूत कर रहे हैं। तो ये एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, वो सबाल्टर्न वाली बात से तो साफ जाहिर होता है। तो इसको माना जाना चाहिए कि तब इस किताब को लेकर के एक दृष्टि यह बननी चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई शुरू होने के साथ ही जैसे ही चंपारण मूवमेंट शुरू होता है या गांधी जी असहयोग मूवमेंट तक आते आते भारत में इस किताब की प्रासंगिकता समाप्त हो गई थी लगभग। नहीं, यहाँ पे हम एक बहुत बढ़िया मतलब गांधी जी के प्रति जो एक रोज आप देखिएगा कि हम एक बार पूछे कि आखिर बचपन से हम लोग सभी लोग मतलब गांधी जी के बारे में तो अच्छी ही बातें पढ़ते हैं, मतलब पाठ्य पुस्तकों में, स्कूल के सिलेबस में, और किसी भी क्लास में गांधी जी के बारे में कुछ ना कुछ आप पढ़ ही रहे होते हैं। लेकिन इस बावजूद आज के समय में गांधी जी के बारे में इतना ज्यादा जहर भरा हुआ है लोगों के मन में, और वो अजीबोगरीब है। मतलब शायद ही लगता है कि कोई इस देश में गांधी को क ख ग भी पढ़ा होगा। जिस तरह से गांधी जी का रिसेप्शन है इस देश में, मतलब गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो वो सुन करके आखिर उसका सोर्स क्या है? जब आपके पूरे हिंदुस्तान में कोई टेक्स्ट बुक इस तरह से नहीं चलता है, तो इस पूरे देश में इसका सोर्स कहां से आ रहा है? सोर्स है ना, एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री इसको हम लोग कहते हैं, जो पैरेलल विश्वविद्यालय, ये तो आज है पैरेलल विश्व, लेकिन आप देखिएगा शुरू से ये चीज उसका स्रोत यही है। एकदम क्लियर कट मामला है कि ये वही स्रोत है आखिर। और उसके तंत्र देखिए कितने मजबूत हैं कि आज अधिकांश लोग या तो गांधी को नहीं जानते हैं या तो गांधी को एक अलग गांधी के तौर पे, सच्चे गांधी को तो जानते ही नहीं। तो वह एक बड़ा कारण तो यह रहा, जिस तरह से आज़ादी हमने हासिल की और एक विभाजन का दर्द, और जिस तरीके से एक आम तरीके से इसको फैलाया गया कि गांधी विभाजन के लिए जिम्मेवार हैं, और नेहरू के प्रति उनका एक मोह, और तुरंत बाद नेहरूवियन मॉडल से मोह भंग की घोषणा उस एक खास बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा, और नेहरू के प्रति असीम घृणा। लोहिया तो बहुत मतलब फोबिया से ग्रस्त थे, नेहरू फोबिया से। तो नेहरू को गांधी जी ने चुना, यह एक स्थापित तथ्य की तरह माना गया कि उसके उत्तराधिकारी बने, और पटेल योग्य थे। मतलब इस तरह से जो पॉपुलर एक राजनीतिक डिस्कोर्स इस तरह से बनाया गया, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जिसमें कि गांधी जी का डेमन मतलब एक राक्षसीकरण, दैत्यीकरण बहुत पुरजोर तरीके से हुआ। तो उसका एक खास असर हुआ, मतलब एक पूरे समाज का निर्माण, मतलब इसको हम लोग कहते हैं कट्टरपंथ का उभार, या यह बहुत नई परिघटना होने के बावजूद इसकी जड़ें बहुत गहरी। और यह समाज में इस तरीके से बनाया गया, और दोनों तरीके से। एक तो गांधी जी कमजोर हैं, कमजोरी का नाम महात्मा गांधी, थर्ड डिवीजन को महात्मा गांधी डिवीजन कहना। और उनके, और हैरत की बात है कि ये सब आधुनिक समय में जब दूसरे संदर्भों में देखते हैं, यह अभी तक एक नोशन बना हुआ है। गांधी जी मान लो हाड़ मांस के थोड़े कमजोर दिखाई दे अपने फीचर्स में, लेकिन यही एक पैमाना आज की राजनीति में भी है कि हम किसी को कमजोर मानते हैं तो उसके पूरे स्केलेटन को देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि अपने स्ट्रक्चर से ये कमजोर दिख रहा है, और एक मसल्स वाला थोड़ा भरे पूरे चेहरे वाला आदमी मजबूत आदमी की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। वह उसके कुछ मसल्स दिखाए, जैसे शायद देश चलाने के लिए इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो वह जो एक जिसकी बात गांधी जी कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अपने समय में 20वीं सदी के सबसे मजबूत इरादों वाले आदमी में से जिस आदमी का नाम शुमार हो, और जिसकी दृढ़ता के सामने पूरा एक साम्राज्य हिल गया हो, जो उसकी अपनी चालों का जवाब नहीं खोज पा रहा हो,
वह एक दृश्य अक्सर लोग बताते हैं कि इंग्लैंड में जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जा रहे हैं और सिर्फ एक खादी की चादर लपेटे हुए हैं और अधरंगी धोती पहने हुए हैं, और पूरा इंग्लैंड जो उनके अमला फैला सब जो उनके हिफाजत या सुरक्षा में या उनके साथ चल रहे हैं, सब हैट पहने हुए हैं, ओवरकोट पहने हुए हैं, फेल्ट कैप पहने हुए हैं, इतने गर्म कपड़ों में हैं, और एक उसकी ताकत का अंदाजा, भौतिक ताकत का भी, फिजिकली फिटनेस का भी अंदाजा उस चित्र से एकमात्र लगाया जा सकता है। लेकिन आजाद भारत में उसको हमेशा एक कमजोर प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया, और या फिर एक ऐसा मोहाविष्ट संत जो कि नेहरू के प्रति अतिरिक्त स्नेह से भरा हुआ था, और चूंकि नेहरू मॉडल असफल हो गया, नेहरू से लोगों को मोह हुआ नहीं, लेकिन एक वैमर्शिक स्थिति में तो लाया ही गया इसको, बहुत ज्यादा लाया गया कि नेहरूवियन मॉडल से मोह भंग का समय था। यह लगभग समाजशास्त्र की किताबों का घोष वाक्य बन गया, राजनीति शास्त्र किताबों का, कि 60-70 का दशक जो है वो इस मॉडल, जबकि हम लोग उसी मॉडल से आज तक चल रहे हैं। किस चीज से मोह भंग हो गया? सब हम लोग तो, चाहे योजना आयोग हो, चाहे वह पंचवर्षीय योजनाएं हो, औद्योगिकरण की अपनी, सब तो वही मॉडल चल रहा है, दूसरा कोई मॉडल तो अभी तक हमारे पास आया ही नहीं है। तो यह तो है गांधी जी के व्यक्तिगत, लेकिन एक दूसरा एक तरीका यह भी है कि धीरे धीरे एक बड़ी संख्या में, खासकर वैचारिक विभेद जिस तरीके से तीव्र किए गए, मार्क्सवादियों को गांधीवाद के खिलाफ खड़ा करना, उसमें बताना कि बिल्कुल विपरीत 36 है, दलित उभार जिस तरीके से गांधीवाद के खिलाफ ही खड़ा हुआ, और उनके राजघाट की समाधि पर जिस तरीके से वो एक प्रदर्शन करना, उनको जूतों से कुचलना, उनके प्रतीकों का अपमान करना, यह एक फैशन की तरह बना। लेकिन अब शायद यह स्थिति खासकर एक बौद्धिक क्षेत्र में यह है कि लोग अब गांधी जी या गांधीवाद के प्रति उतने कटु नहीं रह पाए। यह हो सकता है कि इस विचार की जो ताकत, या जो कह रहे हो कि यह समय ही है कि यह किताब इतनी लाउडली बोल रही है, ये गांधी जी के विचार इतने लाउड तरीके से हमारे सामने उपस्थित हैं, तो अब यह संभव नहीं है। अब आप किसी कट्टर दलितवादी से या कट्टर कम्युनिस्ट से भी कहें कि गांधी जी को गाली दे करके दिखाएं, तो शायद वो सहम जाए और वह सार्वजनिक तौर पर कुछ कहने से बचे उससे, या उसके कुछ अच्छी चीजों की तरफ इशारा करने। तो यह भी तो एक स्थिति है हमारे देश में। दो बातें एकदम से जो मतलब सहज तरीके से जहन में आती है, वो ये कि एक तो गांधी जी को लेकर के ये जो आप दलित की बात किए हैं, तो पुणे पैक्ट को लेकर के एक जो है, दूसरी तरफ जो एक अचेतन मन में बात ठहरती है कि गांधी जी जिसके पैरोकार थे, जिन लोगों के थे, जैसे किसान के होने चाहिए थे, या वो लोग जो मतलब अंग्रेजी शिक्षा, हम बस उसी घेरे को लेते हैं, उनके होने थे। हम कह रहे हैं कि इस बात को मान लेते हैं कि आजादी के बाद यही लोग एकदम भसड़ चाल में सबसे तेज गति से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो मध्य वर्ग का साइज जिस हिसाब से इस देश में बढ़ा है, वो ही इसकी सफलता सबसे बड़े बाजार के रूप में इसको पूरी दुनिया के विश्व अर्थव्यवस्था में स्थापित कर रहा है। और इसको बनना ही था, क्योंकि ठीक है कॉमनवेल्थ में आता है, लेकिन ये लगभग वो एक अफीम सागर में वो एक किताब में एक बार जिक्र आता है कि एक अमेरिकी है जो ब्रिटिश व्यापारी को समझा रहा है कि तुम लोग अभी तक यहाँ रह के शासन करने की मतलब सोच रहे हो, इतनी बेवकूफी भरी बात कर रहे हो, हम खर्चीली व्यवस्था में, हम लोग तो एक जगह पर से पूरे देश पूरी दुनिया पे नियंत्रण करने की सोच रहे हैं। तो ये जो होना ही था, मतलब उसके बाद जो हम बोल रहे थे कि राष्ट्र राज्य के कुचक्र में फंसना ही था हम लोगों को, वो तो आपने कल शायद पाठ करते वक्त ये बोला भी था कि एक बड़ा गैप गांधी जी के इस किताब में है, असंभव वाली बात कि शायद ये हो नहीं सकता है, ये संभव ही नहीं है। जबकि कोई भी विचार के सबसे पहले शुरू होने में यह बात, जैसे एनार्किज्म में भी पहला लाइन यही होता है कि यह संभव है कि राज्य के बगैर राज्य के भी समाज संभव है। और गांधी जी भी इस बात को कहते हैं कि बगैर स्टेट गवर्नमेंट के भी समाज एकदम सुव्यवस्थित होकर के चल सकता है। यह यकीन शायद इस पूरे कॉन्टिनेंट को नहीं रह गया था। ये मैं सिर्फ भारतीयों की बात नहीं कर रहा,
पूरे उपमहाद्वीप को, जो हो भी सकता था, अफ्रीका भी इस चीज को मतलब अगर ठीक से सभ्यता विमर्श किया जाता खड़ा, तो ये चीज शायद गांधी जी इस किताब में नहीं उभार पाए कि हमारा जो समाज है वो राज्य की तरह हो, बगैर राज्य के भी सुव्यवस्थित समाज बन सकता है, स्मूथली चल सकता है। लेकिन जिस पर उन्होंने बहुत फोकस किया है, जैसे यंत्र रहित एक सभ्यता की बात है, ठीक है, कि जैसे एक राज्य के बिना एक समाज बन सकता है, उससे ज्यादा आसान शायद यह नहीं था कि एक यंत्र के बिना एक समाज बन सकता है। यदि हमने इस किताब को इस तरीके से कि वह इस पूरी शैतानी सभ्यता या तथाकथित शैतानी सभ्यता का यदि मूल वह यंत्र को मान रहे हैं, यंत्र आधारित यांत्रिक सभ्यता को मान रहे हैं, तो क्या इस तरह से एक समाज नहीं बनाया जा सकता था कि इसमें यंत्र का कम से कम उपयोग किया जा सके? वो तो बनाया ही जा सकता था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्टेट नुमा चीज है, ये उसके रहने पर या तो वो आप कैपिटलिस्ट इस मोड में जाएंगे या फिर आप इसमें जाएंगे। आप जब तक इस स्टेट वाले चक्कर में पड़े हैं, जब तक कोई शासन व्यवस्था की, गवर्नमेंटल शासन की बात करेंगे, तब तो शायद नहीं संभव है। उसमें जैसे वो कहते हैं कि जैसे इस किताब को सिनिकल तरीके से पढ़ने की भी तो इतनी कोशिशें हुई ना, जैसे गांधी जी का जाहिर सी बात है वह विरोध यंत्रों के पीछे पागलपन या दौड़ से था, वो मशीन से विरोध उतना शायद नहीं था। गांधी जी इसको कई बार स्पष्ट भी करते हैं। अब तो जैसे इन स्वराज वाली किताब में एक प्रस्तावना में काका कालेलकर और उसके बाद महादेव देसाई भी उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि कई बार उनसे लोग बहुत आश्चर्यचकित होकर पढ़ते हैं, आप हर तरह के यंत्र के विरोधी हैं। चश्मा आपका यंत्र नहीं है क्या? चरखा आपका यंत्र नहीं है? दांत कुदरनी भी तो यंत्र है, खुर्दबीन से आप देखते हैं वह यंत्र नहीं है। तो इस तरीके से हमको लगता है पढ़ने, या तो इस किताब को इतनी भक्ति भाव से लोगों ने पढ़ा, सिनिकल तरीके से पढ़ा कि एक ऐसी किताब, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं सनक का पूर्णता है इस किताब के बारे में, या एक पागल व्यक्ति की, मूर्ख व्यक्ति की रचना है। गांधी जी कहते हैं कि इस किताब की अच्छाइयों के बारे में कुछ भी कहने से पहले आप इस वाक्य को भी रखिए जो मेरे बहुत मित्र ने कही, गुरु ने कही, कि यह एक मूर्ख व्यक्ति की रचना है, वो मूर्ख ही ऐसा सोच सकता है। तो जाहिर सी बात है उनके पढ़ने का तरीका वह रहा होगा, वह एक बिल्कुल मॉडर्न तरीके से समाज को देखने की के अभ्यस्त विचार से, खासकर 19वीं सदी में यह विचार तो बहुत जबरदस्त था। तो उस तरीके से इस किताब को, जबकि गांधी जी हंसते हुए कहते हैं कि अरे कुछ मशीनें नहीं रहेंगी तो समाज चलेगा, आज तक तो मशीनें तो रही, वो सिंगर मशीन की वकालत करते हैं। अब जाहिर सी बात है सिंगर मशीन कुटीर उद्योग से तो नहीं बनेगा, उसके लिए भारी मशीनें ही चाहिए थे। वह कुछ मशीनों, कहते हैं कि वह राज्य का नियंत्रण उतना भर तो मैं मानता हूँ, उस तरह की चीजों पर राज्य का नियंत्रण रहे, लेकिन ज्यादातर जो अंधी दौड़ है कि हमने तो आज 50 तरह के मशीनें बनाई है, सब जिन चीजों को जरूरत नहीं है वो भी चीजें धड़ल्ले से बाजार तो वही कर रहा है कि अब तो उपयोग और क्या हमारी जरूरत है और क्या हम उपयोग करते हैं, दोनों के बीच की सीमा रेखा तो बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं यहीं पे आपको रोक रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, बस अब शायद 5-10 मिनट, 15 मिनट है, हाँ 10 मिनट है अपने पास। तो अब मैं कह रहा था कि अगर यह देश स्वतंत्र हो जाएगा तो दो तरह की बात होगी। जब आप 2 बीघा जमीन फिल्म को याद कीजिए, जो देश की वास्तविक अवस्था होने जा रही थी, एक वो जो जमींदार हैं जो मशीन की तरफ एग्रेसिवली बढ़ेंगे कि हमारे जमीन पे कल कारखाने लगेंगे, एक ये इंटरेस्ट है पूरे देश में। दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट है वो भूखों की, गरीबी की, यानी असमान तबका जो इनइक्वल है, उन लोगों का ज्यादा वेटेज है। ऐसे में स्टेट इंटरवेंशन की बात आएगी ही। आप इस संतुलन को सिर्फ स्टेट इंटरवेंशन की, ये चीज आपको हम ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग इसकी तरफ अपनी ऊर्जा को बिल्कुल नहीं लगा पाए। रचनात्मक कार्यक्रम इतना सक्षम नहीं था कि आप इससे सब चीज कर ले जाते। तो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे? आखिर वो पूरी भीड़ उसी तरफ बढ़ती है, और इस भीड़ के मन में एक, मैं उस समय बात छूट गई कि इसके मन में कहीं ना कहीं अचेत भाव है कि ये मैं एकदम साफ साफ तौर पे कहूं कि अंबेडकर तो जिनके
आरक्षण को लेकर के सवर्णों के मन में यह दिमाग में हमेशा रहता है कि अंबेडकर ने तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करवा दिया, गांधी जी के पीछे इनको क्या मिला। ये अलग कई लोग दो धाराओं में बांट करके देखते हैं, तो इनके लिए तो कुछ भी नहीं मिला। वो वही निराशा है जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी कि हम तो इस स्टेट को ऐसा सोच रहे थे, तो भारी निराशा है। जबकि यही लोग सबसे तेज दौड़ रहे हैं इस आर्थिक प्रगति में। मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो कल्चर और साहित्यिक बात करे, सिविलाइजेशन सबसे पहले, उसके बाद डिस्प्लेस करता है संस्कृति सिविलाइजेशन को, और संस्कृति को विकास डेवलपमेंट डिस्प्लेस कर देता है। ये तीन चरण में मुझे लग रहा है कि गांधी जी जब साहित्यिक बात कर रहे हैं तो दूसरे और उससे पहले के नेता लोग सांस्कृतिक विमर्श की बात कर रहे हैं। हम साहित्यिक होना चाह रहे हैं, गांधी जी साहित्यिक होना चाह रहे थे, ये सांस्कृतिक विमर्श को खड़ा कर रहे हैं। सांस्कृतिक विमर्श खड़ा करके और आप संस्कृति विमर्श को सबसे पहले डिस्प्लेस कर दिया जाता है विकास के विमर्श के द्वारा। ये तो पूरा चरण आपको दिखाई ही पड़ता है, ये तो एकदम क्लियर कट है। लेकिन जो मतलब ठीक है कि पूरे किताब की मुकम्मल बातों को, लेकिन कुछ जैसी चीजें, जैसे शिक्षा का जो उनका मामला था, शिक्षा पर जिस तरीके से उन्होंने एक अलग से फोकस किया, और एक यंत्र से मुक्ति की छटपटाहट तो दिखती है, और एक अपने मन पर शासन जिस स्वराज की बात वो करते हैं, तो कोई कोशिश नहीं हुई भारत में, मतलब इस तरीके से किसी हिस्से को लेकर के आगे बढ़ने की बात नहीं हुई। मतलब इस किताब को इतना नगण्य माना गया कि मतलब गांधी जी के दो उत्तराधिकारी, जैसे एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा को माने और राजनीतिक उत्तराधिकारी नेहरू थे, दोनों में से इस किताब, मतलब इतनी पतली सी किताब में जिसमें मुश्किल से 20 मुद्दे हैं, और 20 मुद्दे में से 10 तत्कालिक मुद्दे हैं उस तरह के ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझने के, और 10 जो मुद्दे क्रियान्वयन में लाए जा सकते थे, उसमें एक या दो मुद्दे भी नहीं मिले कि इसको क्रियान्वित किया जाए हूबहू। देखिए, कुछ लोगों ने तो किया ही शिक्षा पर, तो ये जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन लोगों ने बहुत तरह। लेकिन क्या किया, अभी भी देखो तो बुनियादी शिक्षा सिर्फ एक प्रयोगवादी शिक्षा के तौर पर हमारे यहाँ है और बहुत बुरी स्थिति में है। बिहार वगैरह में भी कई जगहों में बुनियादी शिक्षा खोलने की कोशिश की गई, तो उसका असर भी बहुत अच्छा नहीं रहा। जिस विचार को हम मानते हैं कि अभी बहुत इसकी जरूरत है, गांधी विचार की, उच्च शिक्षा में भी इसकी स्थिति बहुत दयनीय ही बनी रही। इसको कहीं समायोजन करने की बात नहीं की जा सकती। मतलब हम, जबकि एक मॉरल एजुकेशन के नाम से तमाम जगहों पर कोर्स चलाए जाते हैं, लेकिन गांधी जी एक उसमें अनिवार्य हिस्सा हो सकते हैं, या गांधी एजुकेशन हमारा एक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है। इस पर कोई राज्य कन्विंस ही नहीं, मतलब कभी कोई इस तरह कोई बात ही नहीं उठ रही है। 150वीं शताब्दी पर सब लोग मना रहे हैं गांधी जी के जैसे जन्म की, लेकिन एक भी कोई ठोस योजना कि वह वास्तविक तौर पर गांधीवाद से, वह पैसे बहुत हैं, वह कोरोना काल में उसका उपयोग नहीं हो पाएगा तो अच्छा ही, गांधी जी को अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि वह सिर्फ प्रोजेक्टवादी, 1 साल तक हम बच्चों को गांधी जी के चित्र दिखाएंगे, कुछ वैन भाड़े पे लेंगे और गांधी जी परिचित कराएंगे, लेकिन एक पीढ़ी को परिचित करा सकें, उस सिलेबस में, उस पाठ्यक्रम में शामिल कर सकें, जैसा कि हम कर सकते हैं, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका आप फिर सोचिए कि अगर इस शिक्षा का यूटिलिटेरियन व्यू अगर जानिए कि इस व्यवस्था में उस शिक्षा का क्या काम, लेकिन हम दे तो रहे हैं, जैसे कई ऐसे अनुपयोगी शिक्षा, जैसे मोरल स्टडीज की खास हाँ, मोरल स्टडीज। लेकिन मैं वो शिक्षा नीतियों की बात करें, आप याद कीजिए तो मतलब नेहरू की तो शिक्षा की अवधारणा उस समय में बहुत बड़ा था कि एक स्वतंत्र विचारों का, वो क्या उसको कहते थे कि विश्वविद्यालय क्या होगा तो स्वतंत्र विचारों का एक अभ्यारण्य होगा। हाँ, अभ्यारण्य होगा, वहाँ स्वतंत्र विचरण हो सकता है विचारों का। तो इतना बड़ा जब उद्देश्य है, स्वायत्ता, वो हम लोग को लगता है कि 55 तक मिल चुकी थी सारे यूनिवर्सिटी को, और शायद भारत में ही से ये बात उठी थी कि यूनिवर्सिटी को ऑटोनोमस बनाया जाना चाहिए। तो जब इस तरह से सोचा जा रहा था तो उसमें गांधी की बात नहीं, खासकर स्कूली शिक्षा तक में भी नहीं। मतलब आप मोरल साइंसेस में धर्मशास्त्र पढ़ा सकते हैं, बाइबल की शिक्षाएं दे सकते हैं,
जिसकी बहुत अभी उपयोगिता नहीं होगी। लेकिन आप गांधीयन वैल्यूज, गांधीयन एक्टिविटीज, इसको इंट्रोड्यूस नहीं करें। खैर ये तो अलग एक बात का हाँ, मामला बल्कि है। अब अमेरिका में नई शिक्षा पद्धति जो हेड हैंड वाला जो ये है नीति है, उस तरह से अमेरिकी लोग शिक्षा दे रहे हैं अपने यहाँ, मतलब वो सीखे और यार उस तरीके से देखो, भारत में कम से कम सैकड़ों ऐसे प्रयोग जो इस सिद्धांत प्रयोग कर रहे हैं, डी स्कूलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चों को कम स्कूल विदाउट वॉल एक किताब भी लिखी है भी। लेकिन सीधे सीधे कहना कि भाई भारत में गांधी जी की एक शिक्षा नीति थी और शिक्षा नीति की क्या आलोचना हो सकती, क्यों, मतलब दूसरे शब्दों में वही बातचीत आप करेंगे तो वो बहुत मॉडर्न और अल्ट्रा मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न बात होगी। लेकिन यदि उसको गांधी जी के नजरिए से, बुनियादी शिक्षा के नजरिए से देखें तो बात वही है, लेकिन आपको लगेगा कि वह एक शायद उतनी इफेक्टिव कोई शिक्षा पद्धति नहीं। तो लगभग 1 घंटा हो गया, समाप्त कर दिए। कुछ सवाल जैसे हैं तो उन पे अगर चर्चा हो जाएगी तो लोगों की जिज्ञासा है। जी पूछ रहे हैं, पूना पैक्ट में से गांधी जी और उनके समर्थकों ने दलितों के साथ छल किया। आज दलितों की स्थिति को चमचागिरी वाले दलित नेताओं के कारण बनी, उसके लिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पर जबरदस्त दबाव बनाया। इतिहास में तो अब इसके कई विवरण हैं उपलब्ध कि पूना पैक्ट किस तरीके से हुआ, और वह भी एक लोकप्रिय छवि है इतिहास की, जिसको हम लोग कहते हैं कि, और उसको इतने तरीके से इस एजेंडा की राजनीति करने में उसका उपयोग किया गया पूना पैक्ट का, कि वह कोई हिस्टोरिकली या इतिहास में स्थित किसी समस्या के बजाय हमेशा हमको एक समकालीन समस्या लगती रही। जबकि ऐसे कई पैक्ट हुए भाई, मार्ले मिंटो सुधार वगैरह देखें या मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात को कर देखें, सबसे बड़ा बवाल तो हो गया कि भारत का विभाजन तक हो गया। एक वह भी ऐसे किसी वार्ता, ऐसे किसी संधि के असफल हो जाने के कारण हुआ। लेकिन यह पूरा पैक्ट ही क्या पैक्ट था कि आज तक एक पूरे धड़े को यह लगता रहा, क्योंकि वह इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास को हमेशा जीवित रखा जाता है। इतिहास की कोई घटना जो होती है वह कभी भी ऐतिहासिक नहीं होती, बल्कि उसका कभी भी एक वास्तविक संदर्भ नहीं होते हुए भी उसको एक कंटेम्प्रेरी मान। राम तो शायद ऐतिहासिक थे भी नहीं, लेकिन राम मंदिर विवाद तो इतना बड़ा इतिहास का मामला है। तो पूना पैक्ट के साथ भी यही स्थिति। मैं नहीं कहता कि उसमें किस पक्ष की क्या देखी हुई कि नहीं हुई, लेकिन उसके जवाब अब इतिहास में है मौजूद कि वह पैक्ट क्या था और उसके क्या फीचर्स थे। और दूसरा कुछ एक ही सवाल था, एक 10 कंट्री ने किया है, 10 कंट्री देशद्रोही। कांग्रेस ने गांधी को 1935 के बाद कभी भी स्वीकार ही नहीं किया। 45 के बाद से गांधी को सभी ने अवसरवादी के रूप में, ये हालांकि सवाल नहीं है, टिप्पणी है बस। और तो कांग्रेस ने गांधी को स्वीकार नहीं किया, इससे ज्यादा यह कहना होगा कि कांग्रेस का चरित्र बदल गया था। हाँ, बल्कि सुरजीत जी भी ये कह रहे हैं कि बुनियादी शिक्षा को तो कांग्रेसियों ने ही बर्बाद किया। उस समय ही एक गांधी जी जिस मध्य वर्ग को संबोधित कर रहे थे, वह पूरा मध्य वर्ग कहाँ हिंद स्वराज को पढ़ करके कुछ पलट रहा था। जो गांधी जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, वह तो जब बुनियादी तालीम में अपने बच्चों को भेज रहे थे तो ये मान के चल रहे थे कि नियति ने उनके साथ यह छल किया है कि उनके बच्चे अंग्रेजी शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ज्यादातर लोग उनके बच्चे तो बड़े होकर के सफल हो जाएंगे, हमारे बच्चे बुनियादी तालीम में कारीगर बन जाएंगे। यह एक वर्धा में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। एक आंकड़ा उठा करके हम लोग देख लें कि वर्धा से कितने बच्चे सब पढ़ने जाते थे उस समय। इतिहास के लिए तो बहुत खुला विषय है कि, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि हिंद स्वराज का अपने समय में भी मुझे नहीं लगता, गांधी जी के पॉलिटिकल उपस्थिति का बहुत महत्व भारत में रहा था, लेकिन गांधी जी का जो ये फिलॉसफी है वो जितना यूरोप उससे प्रभावित हुआ, यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया जितना प्रभावित हुई, उतना शायद हिंदुस्तान नहीं प्रभावित हुआ उसके दर्शन से।
बल्कि अंग्रेज भले ही इस सभ्यता समीक्षा, अगर गांधी जी की यह किताब सभ्यता समीक्षा है, तो अंग्रेज जितना इस किताब से डरे उतना पूरे दुनिया में कोई नहीं डरा होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। क्योंकि बाद में जो फिल्म भी लगता है, फिल्म को, गांधी फिल्म को देखने के बाद मैं तीसरी बार इधर जब मैं देख रहा था तो उससे ये सेंस निकल रहा है, जब गांधी की बात कोई नहीं सुन रहा है और सरकार गठित हो चुकी है, गांधी जी अकेले बंगाल चले जाते हैं, नोआखली चले जाते हैं, यहाँ पे नेहरू की स्थिति खराब है और बार बार उसके सामने में हिंसा की अखबार रख रहा है उसका आईपीएस, तो वो चिढ़ करके बोलते हैं ऐसी खबरें रोज रोज मत रखा करो मेरे सामने में, सरदार पटेल को बोलो कि हम कलकत्ता जाएंगे। तो इस तरह की खबर जो स्थिति है, तो उस फिल्म में जैसा रिप्रेजेंटेशन है उसमें तो यही लग रहा है कि ये लोग भी कोई नहीं, गांधी जी के साथ जो रहने वाले हैं वो लोग भी गांधी की इस बात को कोई नहीं समझा था, नहीं समझा तो कोई नहीं, तो बल्कि समझा भी होगा तो महत्व देने की स्थिति में नहीं था, कि महत्व नहीं देते हैं। कई लोग इसके विपरीत आप देखिए कि पूरी दुनिया से लोग घूम घूम के यहाँ चले आ रहे थे, पूरा जीवन दान दे रहे थे गांधी के इससे। दूसरे देशों में मार्टिन लूथर किंग, मंडेला, ये सारे, हालांकि मंडेला पर उतना ये नहीं, उसने उस तरह प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाए, वो अवस्था वहां नहीं, लेकिन लड़ने की ताकत हाँ, होगी, वो तो एक ली, प्रतीक तो लिया हाँ, है कि साम्राज्य से, श्रीलंका से देखिए अरिरत्ने, हाँ। इजराइल में आप उसका प्रभाव देखिए, तो गांधी का जो प्रभाव दूसरी दुनियाओं में दिखता है वो तो हमारे यहाँ बिल्कुल एक भी नहीं उस तरह से दिखाई पड़ा, एक भी खड़ा होकर के नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब वह विश्व नागरिक हो गए भारत के संदर्भ में, मतलब सही है कि मतलब वह यदि भारत में फुट स्टेप्स ढूंढने की कोशिश करें हम, इंडियन फुट स्टेप, तो विनोबा के बाद तो फिर वो रुक ही जाता है लगभग, बिल्कुल। उसके बाद तो वह दूसरी धारा, लोहिया अपने आप को खुजात गांधीवादी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय तक गए, लेकिन वो कई रास्तों से गुजर करके गए, और अभी भी जो तमाम तरह के उत्तराधुनिकतावाद, उसमें वह रणनीति के तौर पर तो इस्तेमाल है, गांधी जी की वह जो टेक्निक है सत्याग्रह करने की, जो अपनी तकनीक है, लेकिन वह जो वो कहते हैं कि वह सत्याग्रही बहुत आत्मबल से मजबूत होगा, वह इसलिए सत्याग्रह करेगा क्योंकि ऐसा करने के अलावा दूसरा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसकी वो एक बड़ी अवधारणा, वो कहते हैं कि एक अकेला आदमी भी यदि खड़ा होता है तो भी उसका खड़ा होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समाज में हित में है कि वह ज्यादातर लोगों को कन्विंस करे कि मेरा खड़ा होना जरूरी है। नहीं कर पाता है तो भी उसको खड़ा होना कम महत्वपूर्ण है, वह तो एक बड़े ऊंचाई की बात करते हैं। भारत में उसके प्रयोग कम हुए, लेकिन चूंकि हम लोग भारत के हैं और गांधी जी यहीं के थे, हम लोग आज जिस स्वराज की बात करते हैं, जिसका बार बार गांधी जी कहते हैं कि यह एक रस चखने वाली अवस्था है, स्वराज का, जिसने वास्तविक स्वराज का जिसने रस चख लिया, शायद हमारे देश में वह स्थिति आई नहीं कि हमने वास्तविक स्वराज का रस चखा हो। 67-70 साल बाद भी राजनीतिक रूप से भी हम स्वतंत्र हैं कि नहीं है, या एक बड़े वैश्विक अर्थव्यवस्था या किसी शासन व्यवस्था के एक छोटे से हिस्से मात्र है, और जिस तरीके से हमने लगातार सरेंडर किया तमाम चीज़ों में, अपनी नीतियों के मामले में भी खासकर, हम एक तरफ जगत गुरु उदार इस तरह की बातें भी करते रहे, दूसरी तरफ परमाणु शक्ति संपन्न बनने के होड़ में भी शामिल होते रहे, अपने यहाँ बाजार को भी फलने फूलने देते रहे और बहुत नैतिक उन्नति की भी बात करते रहे। तो यह जो एक खास भारत हमने बनाया है, उसमें वह वास्तविक स्वराज की बात जो 20वीं सदी की शुरुआत में गांधी जी कर रहे थे कि जो एक बार इसका रस चखेगा वह दूसरों को भी चखाएगा, और धीरे धीरे एक हम पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ेंगे, इसमें हर व्यक्ति का अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, और वह एक अभय किसी भी तरह के समाज के, परिवार से, राष्ट्र के, लोकापवाद के, सम्मान के भय से मुक्त होगा, क्योंकि वह एक न्याय की बात में, अंतरात्मा की बात में यकीन करने वाला नागरिक होगा। एक दुनिया भर के तमाम तरह की यूटोपियाओं में शायद यह भी एक यूटोपिया साबित हुई, और लेकिन चूंकि यह भी सही है कि बिना यूटोपिया के समाज कभी रहता नहीं, और उसको एक यूटोपिया की जरूरत हमेशा रहती है, तो शायद हम इस नजरिए से भी कि हिंदू स्वराज में भी एक यूटोपियाई समाज व्यवस्था की बात है, लेकिन वह
यूटोपिया के बारे में भी यह एक तरह से भ्रम ही फैलाया जाता है कि वह कभी हासिल नहीं की जा सकती, जबकि यूटोपिया होती ही इसलिए है कि हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, वह संभव है। और इस उम्मीद और आशा के साथ हम लोग फिर कभी इस पर बातचीत करेंगे। उम्मीद है हमारे दोस्त जो फेसबुक पे जुड़े होंगे उनको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। और गुड नाइट, शुभ रात्रि।